क्या ओवैसी ने मुसलमानों की ताकत घटा दी है? क्या मुसलमानों को भ्रमित करते हैं ओवैसी? देश का मुसलमान जिसे राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल करती है। यूपी में समाजवादी पार्टी बार बार मुसलमानों का खुद को मसीहा बताने पर लगी रही, लेकिन मुसलमान समझ गया कि अखिलेश सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक ऐसा ओवैसी भी कर रहे हैं, जिनकी भी अब पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारतीय राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसे लेकर लगातार बहस होती रहती है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख के रूप में ओवैसी की राजनीति विशेष रूप से मुसलमानों के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण पर केंद्रित रही है। हालांकि हर चुनाव में उनकी पार्टी की भूमिका को लेकर यह सवाल उठता है कि क्या वो मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं या फिर उनके प्रवेश से मुसलमानों का वोट सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ बीजेपी को उसका फायदा हो रहा है। कैसी है ओवैसी की राजनीति? असदुद्दीन ओवैसी खुद को मुस्लिम समाज का सच्चा प्रतिनिधि बताते हैं और कहते हैं कि मुख्यधारा की पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन उनके विकास और हक की कोई ठोस नीति नहीं बनती। ओवैसी खोलकर मुस्लिम मुद्दों पर बोलते हैं, संविधान और कानून का सहारा लेकर अपने तर्क रखते हैं और इसी वजह से वो मजबूत वक्ता भी माने जाते हैं। उनके आलोचक हालांकि कहते हैं कि उनकी राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है, जिससे हिंदू मुस्लिम विभाजन और गहरा होता जाता है और बीजेपी को इसका फायदा होता है। ओवैसी का तर्क है कि अगर देश में दलितों, पिछड़ों, राजपूतों, यादवों, मराठों और अन्य जातियों के लिए अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं, तो मुसलमानों के लिए एक मजबूत राजनीतिक आवाज भी होनी चाहिए। वो कांग्रेस, सपा, राजद, तृणमूल और अन्य पार्टियों पर यह आरोप लगाते हैं कि इन दलों ने सालों तक मुसलमानों का समर्थन लिया, लेकिन उनके लिए कोई ठोस काम नहीं किया। उनकी पार्टी अब तक महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और अन्य राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उनकी सफलता सीमित रही है। उत्तर प्रदेश में हर बार हारे ओवैसी। हालांकि ओवैसी मुसलमानों की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी ज्यादा कमाल नहीं कर पाती और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो ओवैसी एकदम बेदम से नजर आते हैं। मुस्लिम वोटों पर हक जमाने के लिए यूपी के चुनावी मैदान में कई बार ओवैसी उतर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, साथ ही साथ पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जैसी पार्टियां चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाती। यूपी में पीस पार्टी ने तो 2012 के चुनाव में अपनी 4 की 4 सीटें भी गंवा दी थीं, जिसके बाद वो अब तक उबर नहीं पाई। आजादी के बाद घटता बढ़ता रहा मुस्लिम प्रतिनिधित्व। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटता रहा है। शुरू के 4 विधानसभा चुनावों में मुसलमानों का प्रतिशत लगातार तेजी से गिरा। साल 1951 और 52 में हुए पहले आम चुनावों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9.5% यानी 41 मुस्लिम विधायक जीते थे। साल 1957 में हुए दूसरे चुनाव में 37 मुस्लिम विधायकों के साथ ये प्रतिशत घटकर 8.6 और 1962 के तीसरे चुनाव में 30 विधायकों की जीत के साथ और नीचे गिरकर महज 7% रह गया था। साल 1967 में चौथे विधानसभा में 23 मुस्लिम विधायकों की जीत के साथ उनका प्रतिशत 5.9 पर सिमट गया। हालांकि 1959 में 29 मुस्लिम विधायकों की जीत के साथ ये बढ़कर 6.8% हो गया था, लेकिन 1974 के चुनाव में 25 विधायकों की जीत से ये फिर गिरकर 5.9% पर पहुंच गया और उसके बाद आज तक लगातार ये गिरता रहा। आपातकाल के बाद बढ़ा मुस्लिम प्रतिनिधित्व। देश में आपातकाल लगने के बाद 1977 में हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश में 49 मुस्लिम विधायकों से प्रतिनिधित्व बढ़कर 11.5% हो गया था। साल 1989 में मुस्लिम विधायक 47 रह गए तो प्रतिशत 11.1 रह गया, लेकिन 1985 में फिर 49 मुस्लिम विधायक जीते तो प्रतिनिधित्व 11.5% का हो गया। साल 1989 में सिर्फ 38 मुस्लिम विधायक ही जीत पाए तो प्रतिनिधित्व गिरकर 8.9% रह गया। तब यूपी में कांग्रेस का सफाया हुआ था, जनता दल की सरकार बनी थी, मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में आपातकाल लगने से हुई सियासी उथल पुथल के बाद मुसलमानों को सियासी तौर पर फायदा हुआ। विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा और अच्छा खासा बढ़ा।
लेकिन बाद में राजनीति की दशा और दिशा बदलने से इसमें उतार चढ़ाव लगातार होता रहा। बीजेपी बढ़ी, मुस्लिम विधायक घटे। 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद राजनीति में रामलहर चली। इसी पर सवार होकर 1991 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत से यूपी की सत्ता में आई। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। तब विधानसभा में मुस्लिम विधायकों का प्रतिशत महज 4.1% रह गया। यह अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। दूसरी बार ऐसा पिछले चुनाव में आंकड़े बताते हैं कि सूबे में बीजेपी के सियासी सीढ़ियां चढ़ने के साथ ही विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटता रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में महज 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इस तरह विधानसभा में मुस्लिम विधायकों का प्रतिशत धाराशायी होकर 5.9% पर आ गया। यह आंकड़ा सूबे की सियासत में मुसलमानों के खत्म होते सियासी वजूद का सबूत है और फिर 2022 में भी ऐसा ही देखने को मिला। मंडल कमंडल की राजनीति और मुसलमान। जहां बीजेपी के वर्चस्व वाली राजनीति से मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर नुकसान हुआ, वहीं दलित पिछड़ों के मंडल वाली राजनीति से उन्हें थोड़ा फायदा हुआ। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। उसके बाद यूपी की सियासत मंडल और कमंडल में बंट गई। यूपी में बीजेपी के खिलाफ जातीय आधार पर दलित पिछड़ों के राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत हुई। तब नई बनी समाजवादी पार्टी और यूपी की सियासत में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही बहुजन समाज पार्टी ने आपस में गठबंधन किया। 1993 में एसपी बीएसपी गठबंधन ने बीजेपी की सत्ता में वापसी का रास्ता रोक दिया। इस चुनाव से विधानसभा में एक बार फिर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ना शुरू हो गया। तब 25 मुस्लिम विधायकों की जीत से प्रतिनिधित्व बढ़कर 5.9% हो गया। दलित पिछड़ों के सहयोग से बढ़े मुस्लिम विधायक। हालांकि 1995 में यह गठबंधन टूट गया। बीएसपी ने एसपी का साथ छोड़ बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली थी। मायावती मुख्यमंत्री बन गई थी, लेकिन सूबे में सियासी हवा बीजेपी के खिलाफ ही रही। 1996 में बीएसपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में 33% मुस्लिम विधायक जीते तो प्रतिनिधित्व बढ़कर 7.8% हो गया। साल 2002 में 47 मुस्लिम विधायकों की जीत से प्रतिनिधित्व 11.7% हो गया। साल 2007 में राज्य में पहली बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो विधानसभा में मुसलमानों की हिस्सेदारी 13.9% हो गई। तब 48 मुस्लिम विधायक जीते थे। वहीं साल 2012 में जब पहली बार एसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़कर 17.1 हो गया। पिछली विधानसभा में 59 मुस्लिम विधायक थे, लेकिन 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत ने इस आंकड़े को फिर से नीचे पहुंचा दिया और 2022 में भी ऐसा ही देखने को मिला। 2027 के चुनाव में क्या होगा? सवाल यह है कि आगामी चुनाव में यह आंकड़ा बढ़ेगा या और नीचे जाएगा। दरअसल मुस्लिम प्रतिनिधित्व का घटना बढ़ना विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्भर करेगा। किसी भी चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए जीत की गारंटी माना जाता है। अगर पिछले चुनाव की तरह इस बार भी इसी आधार पर मतदान हुआ तो बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इस सूरत में विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर यूपी की जनता ने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट डाले तो बीजेपी सत्ता विरोधी लहर का सामना भी कर सकती है। इस सूरत में निश्चित तौर पर विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जैसे जैसे 2027 चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी हलचल यूपी में अब तेज होती जा रही है। सभी दल अपने अपने हिसाब से मुद्दे उछाल रहे हैं, नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता मुसलमानों को चिढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं। एसपी बीएसपी कांग्रेस के साथ आजाद समाज पार्टी मुसलमानों के वोट हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं मुस्लिम नेतृत्व वाली कई पार्टियां भी अपनी सियासत, अपनी कयादत के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस रही हैं, जैसे ओवैसी की पार्टी। हर चुनाव की तरह मुसलमान किसी एक के साथ जाने के बजाय अलग अलग सीट पर जीत के समीकरणों के हिसाब से वोट करेगा। फिलहाल तो मुसलमान देखो और इंतजार करो की नीति अपनाकर सियासी चाल पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, ओवैसी जो मुसलमानों की बात करते हैं वो बस बातों तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि ओवैसी सिर्फ और सिर्फ हर चुनाव में मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी तो चुनाव लड़ती है लेकिन जीत नहीं पाती। इससे मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाता है, फायदा बीजेपी को हो जाता है और 2027 में भी शायद कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ सकता है। ओवैसी पर क्यों लगता है मुस्लिम वोट काटने का आरोप?
हर चुनाव में बहस तेज हो जाती है कि ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बढ़ जाता है, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। उदाहरण के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ। इसी तरह उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी विपक्षी दलों ने एआईएमआईएम पर मुस्लिम वोट काटने का आरोप लगाया। ओवैसी से खारिज करते हुए कहते हैं कि वो मुसलमानों को एक राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी वोट किसी पार्टी की बपौती नहीं। ओवैसी की राजनीति को लेकर मुस्लिम समाज में भी दो राय है। कुछ लोग उसे मुसलमानों की सशक्त राजनीतिक आवाज मानते हैं, तो कुछ उन्हें मुस्लिम वोटों को विभाजित करने वाला नेता मानते हैं। भारतीय राजनीति में धर्म और जाति हमेशा से महत्वपूर्ण कारक रहे हैं और ऐसे में ओवैसी की रणनीति और उनकी सफलता ये तय करेगी कि वो भारतीय राजनीति में कितने प्रभावी साबित होते हैं। 2027 चुनाव नजदीक है, यानी उत्तर प्रदेश का, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी की पार्टी कितनी राजनीतिक जमीन हासिल कर पाती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।